अच्छा, तो जो हम बात कर रहे थे द टेस्ट्स ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो दो पोस्टुलेट्स हैं, उनमें स्पीड ऑफ लाइट पोस्टुलेट जो है दैट टेल्स अस कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है और अल्टीमेट स्पीड है, इससे फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर सकता है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आए और उसका एक बहुत ही मशहूर और इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस जो है वो टाइम डायलेशन, टाइम डायलेट होता है। इन अदर वर्ड्स, टाइम जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट होगा। जब आप टाइम इंटरवल को मेजर करेंगे, एक ऑब्जर्वर मेजर करेगा, दो इवेंट्स के दरमियान एक टाइम इंटरवल है उसको मेजर करेगा, और कोई और ऑब्जर्वर स्पेशली जब वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, स्पेशली कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वो जो इन्हीं दो इवेंट्स के दरमियान टाइम को मेजर करेगा तो ये दो एग्री नहीं करेंगे। और जो मूविंग फ्रेम है, जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मूविंग ऑब्जर्वर है, मूविंग क्लॉक है, उसके लिए टाइम जो है वो डायलेट होगा, यानी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेच होगा। तो ये एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। और सेकंड पोस्टुलेट जो है, जो जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट पोस्टुलेट कहते हैं, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, उसका एक नतीजा है, उसकी वजह से ये हुआ है। तो थ्योरी तो बन गई, पोस्टुलेट भी आ गए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आ गए, लेकिन क्या वाकई नेचर में ऐसा होता है? क्या नेचर में वाकई टाइम डायलेट होता है? उसका हमने टेस्ट करना है और एविडेंस प्रोवाइड करना है। तो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं और वो सारे टेस्ट्स में रिलेटिविटी जो है वो कामयाब रही है, सक्सेसफुल रही है, और सारे टेस्ट उसने पास किए और एक कंक्रीट एविडेंस सामने आया है। आज हम इस लेक्चर में जो रिलेटिविटी ऑफ टाइम है या टाइम डायलेशन है, उसके दो पर्टिकुलर टेस्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। एक माइक्रोस्कोपिक क्लॉक्स की मदद से, यानी बाकायदा हम क्लॉक्स लेंगे और देखेंगे, उससे मेजरमेंट करेंगे, और दूसरा भी हम एक रियल एक्सपेरिमेंट जो 1971 में हैफीले और कीटिंग ने किया था उसकी बात करेंगे। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनको हम देखेंगे और उनसे कैसे टाइम डायलेशन कंफर्म होता है, टाइम डायलेशन या रिलेटिविटी ऑफ टाइम, कि टाइम रिलेटिव है, एक ऑब्जर्वर और दूसरे ऑब्जर्वर, दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए उसकी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी टाइम इंटरवल की। इसको बाकायदा हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसका कैसे आता है और ये कैसे एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है माइक्रोस्कोपिक क्लास में, उसमें लाइफ टाइम ऑफ म्यून। तो म्यून एक कंपोजिट पार्टिकल है और वो डिके करता है, ठीक है, अपने डॉटर पार्टिकल्स में, या यानी इसका अपना एक लाइफ टाइम है और इसको डिके होना है, ठीक है। म्यून एक पार्टिकल है और वो डिके होगा। जब वो डिके होता है तो जाहिर बात है कि उसका लाइफ टाइम बन गया है। हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो म्यून है उसकी प्रोडक्शन को इवेंट कह रहे हैं कि ये एक इवेंट है, वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कहीं से वो प्रोड्यूस हुआ और फिर वो डिके किया। तो ये दो इवेंट्स हम ले रहे हैं, ये दो सेपरेट इवेंट्स हैं, ठीक है, और उन दो सेपरेट इवेंट्स के दरमियान जो टाइम गुजरा है ये टाइम इंटरवल है, और इस टाइम को दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स मेजर करेंगे। एक वो जो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दैट म्यून, और एक वो जो मूविंग है विद रिस्पेक्ट टू दैट म्यून। तो दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हम जाकर इस सेम टाइम इंटरवल को मेजर करते हैं। तो अब देखें, हम सबसे पहले अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करते हैं, और उसमें ये इवेंट नंबर 1 है जहां पर हमारा म्यून प्रोड्यूस हुआ, यानी स्पेस टाइम की किसी लोकेशन के ऊपर जो म्यून है वो प्रोड्यूस हुआ। और ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में भी किया गया है और वैसे भी कॉस्मोस में भी होता है, वो दोनों एग्जांपल्स में भी आपको बताता हूँ। लेकिन ये लेबोरेटरी में, सर्न के अंदर और एक्सेलरेटर्स के अंदर, जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं उनके अंदर म्यून को प्रोड्यूस करके ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो लेट्स से हमारे पास एक म्यून प्रोड्यूस होता है और इस वक्त जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जीरो वेलोसिटी के साथ है, रेस्ट पे, ठीक है, वो इसको मेजर कर रहे हैं और ये बताया एक्सपेरिमेंटली किया गया है। अब ये म्यून कुछ टाइम के बाद डिके होता है और ये हमारा इवेंट नंबर 2 है। अगर, और ये दोनों रेस्ट में, एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनको मेजर किया जा सकता है, किया जा रहा है, और आप यूं इज्यूम कर सकते हैं कि जो म्यून है, म्यून के साथ यानी एक ऑब्जर्वर जो है वो म्यून के ऊपर लेट से बैठा हुआ है, सो टू से,
और वहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो म्यून और ऑब्जर्वर के दरमियान जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। तो म्यून को आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल रेस्ट पे, एक ही जगह पे प्रोड्यूस हुआ, उसी स्पेस टाइम लोकेशन पे डिके हुआ। लेकिन प्रोडक्शन और डिके दो इवेंट्स के दरमियान जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, वो मेजर किया आपने अपनी क्लॉक की मदद से, माइक्रोस्कोपिक क्लॉक, ऑर्डिनरी क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक की मदद से, एक प्रिसाइज क्लॉक की मदद से आपने इसके टाइम इंटरवल को मेजर किया। और वो टाइम इंटरवल जो है, अगर उसकी आप वैल्यू देखें तो वो 2.2 माइक्रोसेकंड्स आता है, यानी इतना कम है। इसको हम डेल्टा टी नॉट कह रहे हैं, या इसको प्रॉपर टाइम भी कहना चाहिए, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्पेशल रिलेटिविटी में, वो प्रॉपर टाइम है। तो ये हमारा एक प्रॉपर टाइम है जो हमने यहाँ पर मेजर किया, उसको हम इसको डेल्टा टी नॉट कहते हैं। और ये उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर हुआ है जिसमें म्यून रेस्ट पे, ठीक है। एक काम हो गया। अब हम ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू म्यून मूव कर रहे हैं और वहां टाइम इंटरवल को मेजर करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो एज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ताकि हमें उसके इफेक्ट्स क्लियरली नजर आए। तो या म्यून या फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों में से एक को मूविंग होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है ये रेस्ट पे है कि ये मोशन में, दोनों में से कोई एक मोशन में आप कंसीडर करें तो रिलेटिव मोशन इनके दरमियान होनी चाहिए। तो जब हम इस पे जाते हैं मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी म्यून की वो 0.994 c आप देख रहे हैं, हाई वेलोसिटी। तो इस वक्त ये प्रोड्यूस भी होते हैं दोनों इवेंट्स, फिर वही सेम इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंट ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, अपनी माइक्रोस्कोपिक क्लॉक में उसको रिकॉर्ड कर रहा है। और देखना ये है कि अब जो डेल्टा टी है, ये वाला टाइम, ये किसके बराबर है। तो जब इसको वाकईतन मेजर किया गया और जो थ्योरी से रिजल्ट आता है, देखते हैं वो दोनों मैच करते हैं कि। तो इसको अगर आप सबसे पहले अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको गामा फैक्टर, लॉरेंट्ज फैक्टर, ये 1 और 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, अगर इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो आप देखेंगे कि ये 0.994 c है, v स्क्वायर बाई v की वैल्यू c है, तो c स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 28.87 है। अगर आप इसको प्लग करें यहाँ पर डेल्टा टी गामा डेल्टा टी नॉट में, तो डेल्टा टी नॉट हमारे पास 2.2 माइक्रोसेकंड था और ये 28.87 है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 63.1 माइक्रोसेकंड। यही वैल्यू बाकायदा लेबोरेटरी से की मेजरमेंट से आई, डेल्टा टी जो था। तो आपने देखा कि दो टाइम्स में फर्क है, टाइम इंटरवल, जो मूविंग ऑब्जर्वर ने मेजर किया और जो रेस्ट फ्रेम में मेजर किया गया, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। और ये दोनों रियल है, आप ये कहें कि कौन सा रियल, ये दोनों टाइम इंटरवल दे आर इक्वली गुड, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। इसका एक लेबोरेटरी से बाहर की एक एक्सपेरिमेंट है और एक ऑब्जर्वेशन है जिससे ये वाकई साबित होता है कि ये टाइम डायलेट होता है। और वो क्या है, देखिए यहां मैंने आपके लिए कि म्यून जो है वो एटमॉस्फेयर के टॉप पर, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर क्रिएट होते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के टॉप के ऊपर क्रिएट होते हैं, लेकिन वो जमीन पे तक पहुंच पाते हैं। वो जब वहां से ट्रेवल करते हैं, जैसे क्रिएट होते हैं, तो डिके करने से पहले वो जमीन की सरफेस पर डिटेक्ट होंगे। अब हम देखते हैं कि वो जब वहां पर क्रिएट होते हैं और टॉप एटमॉस्फेयर के टॉप पर और वहां से जमीन की सरफेस के ऊपर जब रीच करते हैं, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये तकरीबन 10 किलोमीटर है। ये थिकनेस जो है ना ये तकरीबन 10 किलोमीटर है। तो अगर आप तो ये देखें तो ये एटमॉस्फेयर के दरमियान जो हमारे पास है ये तकरीबन 10 किलोमीटर का थिकनेस है, जो एटमॉस्फेयर का टॉप है और जो अर्थ की सरफेस है ये 10 किलोमीटर। अब अगर यहाँ पर म्यून प्रोड्यूस होता है, इवेंट नंबर 1 यहाँ होता है, म्यून की प्रोडक्शन यहाँ होती है, तो वो इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर जब ट्रेवल करते हैं तो उसको उतना टाइम चाहिए। अब आप देखें कि जो हमारे पास म्यून का फ्रेम है जिसमें म्यून रेस्ट पे है, उसमें तो उसकी जो लाइफ टाइम था वो 2.2 माइक्रोसेकंड्स था। तो अगर हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है, तो ये उसकी वेलोसिटी 0.994 c और 2.2, तो ये तकरीबन 0.6 किलोमीटर के करीब आती है। अगर इतने हाई स्पीड से मूव भी कर रहा है, वो तो मूव कर रहा है, लेकिन हम मेजरमेंट उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहे हैं जिसमें वो रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वो फिर यहाँ पर कैसे पहुंचता है, क्योंकि 0.6 किलोमीटर जो है वेरी लेस देन 10 किलोमीटर, ये तो उससे कम है ना, तो उसको तो जमीन की सरफेस तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। तो जब हम अर्थ फ्रेम में बैठे होते हैं, यानी ये म्यून हमारे हिसाब से तो फिर इतनी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो अपने फ्रेम में तो वो रेस्ट पे है,
लेकिन इस यहाँ पर वो जो मूव कर रहे हैं तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप रिलेटिव टाइम कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन एस वी डेल्टा टी, अगर आप वैल्यू पुट करें डेल्टा टी की, तो वो तकरीबन 42 किलोमीटर आता है, विच इज ग्रेटर देन 10 किलोमीटर। तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई म्यून रीचेस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑल्दो हैविंग अ लाइफ टाइम ऑफ 2.2 माइक्रोसेकंड। तो इसलिए कि हम जब उसको यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे लिए टाइम जो है वो स्ट्रेच हो गया बाहर से देख रहे हैं, लेकिन न्यूटन की अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो अभी भी 2.2 माइक्रोसेकंड्स में डिके कर रहा है, लेकिन यहाँ से जो वो डिके कर रहे हैं वो तकरीबन 63 को, और स्पीड के साथ है, जितनी स्पीड चेंज होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, तो उसका लाइफ टाइम भी जो है वो उस ऑब्जर्वर के लिए जिसके लिए वो क्लॉक मूव कर रही है, ये पॉइंट याद रखें कि मूविंग क्लॉक्स टेक स्लोअर। अगर एक वॉच आपके हिसाब से रेस्ट पे है तो ये प्रॉपर है, ये स्लो नहीं होगी, ये फास्ट होगी या नॉर्मल होगी। लेकिन अगर आपके हिसाब से क्लॉक मूव कर रही है, लेट्स से एक स्पेसशिप में क्लॉक है और उसको आप यहां से देख रहे हैं, तो वो आपके लिए स्लो होगी, वो स्लो डाउन हो जाएगा, वो उसके लिए टाइम डायलेट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। और अगर वो वहां से आपकी क्लॉक को देखेगा तो फिर उसके लिए वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये दो रियलिटी की दो एक तरह से आप देख लें कि इंटरप्रिटेशंस है, या दो जगहों पे आपको डिफरेंटली वो रियलिटी नजर आ रही है। अब चूंकि स्पेस और टाइम आपस में इंटरवोवन है, तो हम बाद में जब लेंथ कंट्रैक्शन की बात करेंगे वहां देखेंगे कि लेंथ भी कंट्रैक्ट होती है। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं, जहां टाइम डायलेट होता है वहां पर लेंथ भी कंट्रैक्ट होती है। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने ये साबित किया कि वाकई ही टाइम डायलेट होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट की और मैं बात करूंगा और वो है हाफिले और कीटिंग का एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है। 1971 में ये दो अमेरिकन एक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये फैसला किया कि इन्होंने सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स ली, 4 क्लॉक्स ली, और कुछ को जमीन पर लेबोरेटरी में रखा, और कुछ क्लॉक्स को इन्होंने जहाज में एरोप्लेन में ये ले गए, और एरोप्लेन में इन्होंने इन क्लॉक्स को रखा और 2 चक्कर काटे, एक दफा ईस्टवर्ड से जमीन के ऊपर और एक दफा वेस्टवर्ड से जमीन के ऊपर। इन्होंने 2 चक्कर लिए विद हाई स्पीड, और फिर इन्होंने क्या किया, इन क्लॉक्स को दोबारा वापस ले गए और जमीन के ऊपर अर्थ के ऊपर जो लेबोरेटरी में क्लॉक्स पड़ी थी उनसे कंपेयर किया। क्योंकि ये क्लॉक्स मूविंग थी और वो क्लॉक्स रेस्ट पे थी, तो टाइम अगर डायलेशन मौजूद है तो वाकई ही इन्होंने ये नोट किया कि जो क्लॉक्स थी उनकी मेजरमेंट में फर्क था, ठीक है, और जो मूविंग क्लॉक्स थी वो डायलेट हो चुकी थी। और फिर इन्होंने इसको नेचर साइंस में पब्लिश भी किया। तो ये एक और बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है हाफिले और कीटिंग का, जिन्होंने एक ऑर्डिनरी डेली लाइफ में एरोप्लेन्स की मदद से इस फिनोमेना को, टाइम डायलेशन को प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हैं जो अब तक हो चुके हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन के ऊपर, जिसमें जो टाइम डायलेशन है, जो टाइम इंटरवल की रिलेटिविटी है कि वो रिलेटिव है, ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर चेंज होता है, उसको बाकायदा कई दफ़ा साबित किया जा चुका है और इसका भी कंक्रीट एविडेंस है। बल्कि अब तो डेली लाइफ में फॉर एग्जांपल हम जो जीपीएस यूज करते हैं, ठीक है, जीपीएस सिस्टम है हमारे पास, या जब हम इन्हीं क्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें बाकायदा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो करेक्शंस आती हैं टाइम डायलेशन की वजह से, उनको काउंट किया जाता है। अगर वो नहीं करेंगे तो काफी बड़ा फर्क पड़ जाता है, यानी उनकी करेक्शन बहुत जरूरी है। तो ये एक ऑलरेडी एक डेली लाइफ का फैक्ट है, टाइम जो है वो डायलेट। ठीक, एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।